डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल अकाउंटिंग में हमने बात की थी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है और हम इसे क्यों बनाते हैं। ओके, आज की हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि कैश बुक का अपडेट बैलेंस क्या होता है, मतलब कैश बुक हम क्यों बनाते हैं। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कैश बुक का एक टॉपिक था हमारे पास, हमने कैश बुक पढ़ा है कि कैश बुक क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब कैश बुक में एक कॉलम होता है बैंक का। ये मैंने आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में बात बताई। कैश बुक में एक कॉलम होता है बैंक का, जिसमें हम बैंक की तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे बैंक में कितना पैसा आया और हमारे बैंक से कितना पैसा गया, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे बैंक में कितना पैसा मौजूद है। तो ये कैश बुक में एक कॉलम होता है। अब उस कैश बुक के जो बैंक के कॉलम में कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी गई हैं, मुमकिन है कि उसके अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस ना लिखी जाए, जिसकी वजह से हमारे और बैंक का रिकॉर्ड में डिफरेंस आ सकता है। वो क्या बातें होती हैं, आइए ज़रा आज की इस वीडियो में हम इसी बात को पढ़ने वाले हैं। यानी हम ये चाहते हैं, गौर से समझिएगा मेरी बात को, कि हम ये चाहते हैं कि हमने अपनी कैश बुक उठाई और कैश बुक में हम देख रहे हैं बैंक का कॉलम, कैश के कॉलम की बात नहीं कर रहे। जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ें तो ये जहन में रखिएगा कि हम कैश बुक पढ़ रहे हैं और कैश बुक में हम सिर्फ और सिर्फ बैंक के कॉलम की बात कर रहे हैं। तो कैश बुक में बस ये समझे, मेरे पास कैश बुक में फ़िलहाल एक ही कॉलम है और वो कॉलम है बैंक का। कैश बुक उठाई, उसमें बैंक का कॉलम देखा। अब बैंक से स्टेटमेंट मंगवाई, बैंक वाले से बोला भाई स्टेटमेंट भेज दो। अब तो खैर बोलने की भी ज़रूरत नहीं, बोलते मोबाइल फ़ोन उठाया, मोबाइल फ़ोन से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की और चेक किया, बैठ के देखा कि भाई मेरे रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में कहाँ फ़र्क आ रहा है। जब देखा तो दिमाग घूम गया, अरे बैंक में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बैंक स्टेटमेंट में जो कि हमारे पास लिखी हुई नहीं है। आइए ज़रा उन बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई स्टैंडिंग ऑर्डर की। ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बैंक पेज अ फिक्स्ड अमाउंट एट अ फिक्स्ड डे टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। आपने बैंक को एक ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दे दिया? कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट, 2,000, 5,000, 6,000, जो भी आपने डिसाइड किया, वो एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड पर्सन को या एक फिक्स्ड इदारे को, एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर इदारे को एक फिक्स्ड डेट पर पे करते रहना। इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। सर बात समझ में नहीं आई, अभी समझाते हैं। आपकी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लास की फ़ीस जाती है। अब मैं आपको हर महीने तंग करता हूँ, फ़ीस जमा करवा दें, फ़ीस जमा करवा दें, फ़ीस जमा करवा दें। आपने बोला सर आप बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ठीक है भाई, आपने अपने बैंक को बोला कि भाई ये एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर है। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को एक फ़िक्स डेट आपने बता दी। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर दे दिया। ए फॉर अकाउंटिंग के अकाउंट में एक फ़िक्स्ड अमाउंट, सपोज करते हैं 500, ठीक है, 500 रुपीज़ जो है वो आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो ये आपने बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया, साइन कर दे दिया। अब हर महीने की पहली तारीख को बैंक आपसे पूछे बिना मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट से 500 निकाल कर ट्रांसफ़र कर देगा। यानी हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट से 500 निकालेगा और चुपके से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और ये बात वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देगा। इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, ये कहाँ होता है? ये वहाँ पर होता है जब आपको हर पर्टिकुलर पीरियड के बाद, हर महीने, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है, और आपको लगता है कि मैं ये अमाउंट पे करने में शायद ताख़ीर कर सकता हूँ, भूल सकता हूँ, बार बार मुझे डिस्टर्बेंस होती है। तो आपने बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया। जैसे इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, हर महीने पे करना होता है, या EMI का अमाउंट है तो उसे हर महीने पे करना होता है। तो आपने उसे जो है वो बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरे अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक फ़िक्स्ड अमाउंट है। याद रखिएगा, अमाउंट भी फिक्स है, डेट भी फिक्स है, और जिसको दे रहे हैं वो भी फिक्स्ड है। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, अब सपोज़ कीजिए मेरे कैश बुक में बैलेंस लिखा हुआ है $1,000। मैंने अपनी कैश बुक उठाई, कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक में बैंक का जो कॉलम उठाया उसमें देखा मेरा बैलेंस लिखा हुआ है $1,000। बैंक स्टेटमेंट उठाई तो बैंक स्टेटमेंट में भी कितना लिखा हुआ? $1,000। ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जब मैंने देखी तो बैंक स्टेटमेंट में $200 लिखे हुए हैं। किस चीज़ के? स्टैंडिंग ऑर्डर के। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बैंक ने मेरे अकाउंट से $200 निकाल कर किसी को पे कर दिए। तो अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना शो हो रहा होगा? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो हो रहा है $800, जबकि मेरा बैलेंस कितना शो हो रहा होगा? मेरा बैलेंस अब भी शो हो रहा है सर $1,000। तो मेरे रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में कितने का डिफरेंस आ गया? $200 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब मेरी कैश बुक अपडेट नहीं है सर, मेरी कैश बुक
मैं ये $200 नहीं लिखे हुए। सर क्यों नहीं लिखे? आपको तो लिख लेने चाहिए था। जब आपको पता है कि हर महीने की पहली तारीख को बैंक वाला आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर देता है, तो बैंक ने पे कर दिया होगा, आप पहली तारीख को बैठ के लिख लेते। मैं कैसे लिख लेता भाई? आपको हमने एक चीज़ पढ़ाई थी, एक चैप्टर पढ़ाया था, सोर्स डॉक्यूमेंट या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि आप अपने रिकॉर्ड्स में उसी वक्त कोई बात लिखते हैं जब आपके पास रिटन में कोई एविडेंस मौजूद होता है। तो अभी तो जब बैंक ने आपके अकाउंट से 200 निकाल कर पे कर दिए, तो आपका मैसेज तो आया है, लेकिन वो मैसेज यानी वो एसएमएस जो है वो एविडेंस नहीं है, वो रिटन एविडेंस नहीं है, यानी पेपर प्रूफ नहीं है वो आपके पास। तो बैंक से जब स्टेटमेंट आई, जब आपने बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड की, हाँ जी अब मेरे पास रिटन एविडेंस मौजूद है, अब इसके बिहाफ पर मैं अपने पास ये $200 रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो अब आप $200 अपनी कैश बुक में क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। लिखा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मेरे और बैंक के रिकॉर्ड में फ़र्क आ रहा है। अब ये मेरी कैश बुक बनी हुई है। कैश बुक का मेरा बैलेंस पहले कितना शो रहा था? $1000 का। ठीक है, अगर कोई ओवरड्राफ्ट होता तो वो यहाँ था। फिलहाल ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना शो रहा था? $1000। कैश बुक का बैलेंस कहाँ शो होगा? डेबिट साइड पर शो होगा। क्यों? क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा मेरे लिए एसेट है, और एसेट का बैलेंस शो होता है डेबिट साइड पर। ठीक। अब बैंक ने मेरे बिहाफ पर $200 पे कर दिए। जब बैंक मेरे बिहाफ पर $200 पे कर रहा है तो मेरे बैंक से पैसा जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। जब मेरे बैंक से पैसा जाएगा तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? सर आप रिकॉर्ड करेंगे उसे क्रेडिट साइड पर। तो मैं आ गया अपने क्रेडिट साइड पर, और मैंने अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड पर यानी पेमेंट साइड पर मैंने उसे रिकॉर्ड किया कि भाई मेरे बैंक से $200 जो है वो चले गए। ठीक है भाई। अब जैसे ही मैं $200 यहाँ से माइनस करूँगा तो 1000 में से 200 माइनस हो जाएंगे, मेरा बैलेंस भी कितना हो जाएगा? 800। तो मेरी कैश बुक क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। नाम क्या दे दिया मैंने इसे? स्टैंडिंग ऑर्डर का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो अब मेरा और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा। ये हो गया पहला डिफरेंस, जो बैंक में लिखा हुआ है लेकिन मेरे पास नहीं लिखा हुआ, तो मुझे अपने पास लिखना है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट डेबिट, बैंक पेज एनी अमाउंट टू एनी डेट टू एनी पर्सन। ठीक है, बैंक जो है वो डायरेक्ट डेबिट का मतलब क्या है? लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर ही है एक तरह का, ये बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर ही आप समझ लीजिए। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें डेट और अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे मैं एक मिसाल दूँ आपको, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है। अब आप अगर कोई आप में से पे करता है, ऐसा तो आपको नज़र आता है कि जैसे मैं अपना बिजली का बिल है वो मैं अपने बैंकिंग ऐप के थ्रू पे करता हूँ। अब बिजली का बिल फिक्स नहीं है, हर महीने अलग बिजली का बिल आता है, हर महीने एक नया बम फट जाता है। तो जब बिजली का बिल फिक्स नहीं है तो हर महीने जो है वो एक अलग मैसेज मेरे पास आता है कि भाई ये आपका बिजली का बिल है, इसकी पेमेंट करनी है। बैंक वाला खुद ही मुझे मैसेज करता है, मुझे रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मुझे बिल की पेमेंट करनी है। बिल वाले मुझे रिमाइंड नहीं करवाते, कि इलेक्ट्रिक वाले मुझे रिमाइंड नहीं करवाते कि आपको बिल की पेमेंट करनी है, बल्कि बैंक मुझे रिमाइंड करवा रहा है कि भाई ये आपका बिल का अमाउंट ड्यू हो गया, इसकी पेमेंट कर दें। ठीक है, अगर मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि हाँ भाई मेरे अकाउंट से हर महीने बिजली के बिल की पेमेंट कर दिया करें, आप जितना भी बिजली का बिल हो उसकी पेमेंट कर दिया करें, तो बैंक वाला अगर ऐसा करता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेबिट। यानी बैंक वाला, अब मैंने बैंक को परमिशन दे दी कि बैंक वाला अब मेरे अकाउंट से डायरेक्ट बिजली का बिल जो है वो हर महीने पे कर देगा। तो बिल्कुल लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर में भी यही था कि आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट पर एक फिक्स पर्सन को पे कर दिया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन दे दी कि फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई भी अमाउंट आ जाए, बिजली के बिल का कोई भी अमाउंट आ जाए, 2000, 4000, 20000, 50000, जो भी बिजली का बिल का अमाउंट आ जाए, वो उसी डेट के अंदर अंदर। अब डेट भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, बिजली के बिल की एक सर्टेन डेट होती है कि भाई 12 तारीख को कभी बिल आता है, कभी 13 तारीख को बिल आता है, कभी 15 तारीख को बिल आता है। जिस डेट पर वो बिल आ जाए उस डेट पर आप इसके अमाउंट की पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट डेबिट का नाम देते हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर ही है एक तरह का। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्टैंडिंग ऑर्डर में अमाउंट और डेट फिक्स होते हैं, इसमें अमाउंट और डेट फिक्स नहीं होते। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरे बैंक का बैलेंस कितना था भाई? पिछली वाली ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो 800 मेरा बैलेंस हो गया था, और बैंक का बैलेंस भी कितना हो गया था? 800 हो गया। अब फिर मैंने जब बैंक स्टेटमेंट देखी तो मुझे देख के पता चला कि बैंक ने डायरेक्ट डेबिट यानी कोई अमाउंट डायरेक्ट किसी को पे किया हुआ, यानी यूँ समझ लिया बिजली का बिल पे किया हुआ है $100 का। ठीक है, जो मेरे पास नहीं लिखा हुआ। तो अब बैंक के मुताबिक बैलेंस कितना शो हो रहा होगा? बैंक के मुताबिक मेरा बैलेंस शो हो रहा होगा $700। मेरे पास ये $100 नहीं लिखे हुए। क्यों नहीं लिखे हुए? रीज़न फिर वही है कि बैंक ने तो पे कर दिया, ये बिजली का बिल पे कर दिया मेरे अकाउंट से निकाल कर, लेकिन मेरे पास कोई रिटन एविडेंस मौजूद नहीं है। जब मेरे पास रिटन एविडेंस मौजूद नहीं है तो इसीलिए मैंने अपनी कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया, यानी मेरे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं था कि ये $100 पे हुए या नहीं हुए।
अब ये स्टेटमेंट मौजूद है, तो इसके बिहाफ पर अब मुझे अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मेरा बैलेंस अब भी कितना शो हो रहा है, $800। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस $700, मेरा बैलेंस $800, बैलेंस बराबर नहीं है, तो मुझे अपनी कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, अपडेट। मैं अपडेट करूँगा, मेरे पास गड़बड़ हुई है तो मैं इसे अपडेट करूँगा। तो आइए ज़रा अपडेट करूँ अगर मैं, तो ये $100 मेरे अकाउंट से जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो कहाँ लिखना चाहिए सर, क्रेडिट साइड पर या पेमेंट साइड कह दीजिए, जो दिल करे कह दीजिए। तो मैं इसे रिकॉर्ड कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 3, नंबर 1 में बैलेंस लिख के थे, नंबर 2 में स्टैंडिंग ऑर्डर की बात की, और नंबर 3 में डायरेक्ट डेबिट की बात कर रहे हैं। तो $100 यहाँ से मैंने और माइनस कर दिया, यानी और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिए। नाम दे दिया मैंने इसे डायरेक्ट डेबिट का। ठीक है जनाब, ये स्टैंडिंग ऑर्डर भी मेरे अकाउंट से पैसा गया, डायरेक्ट डेबिट भी मेरे अकाउंट से पैसा गया, तो दोनों मैंने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया। अब 1000 में से अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, 700, और बैंक का बैलेंस भी कितना, 700। तालियां। बैंक चार्जेस, ये तो आपको पता है भाई। बैंक चार्जेस, बैंक वाला आपसे मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस रिसीव करता है। सर ये किस बात के चार्जेस लेता है भाई, ये चार्जेस के मैंने रीज़न भी यहाँ पे लिख दिया। जैसे बैंक वाला आपको एटीएम कार्ड देता है, ठीक है, एटीएम कार्ड कहें, डेबिट कार्ड कहें, उसके चार्जेस लेता है। उसके अलावा बैंक वाला आपको जो चेक बुक देता है, चेक बुक के चार्जेस लेता है। बैंक वाला आपसे जो है वो चार्जेस लेता है एसएमएस सर्विस के, यानी कि आपके पास अगर कोई पैसा डिपॉजिट करवा रहा है या अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो आपके पास मैसेज आता है, उस मैसेज के वो आपसे चार्ज लेता है, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे किस्म के चार्जेस। ठीक है भाई, जो दिल करे वो ले लेता है। चप्पल पॉलिश करने के चार्जेस ले रहा है, नाखून काटने के चार्जेस ले रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक वाला आपसे जो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके चार्जेस बैंक वाला आपसे रिसीव करता है। अब पिछली ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो हमारा बैलेंस कितना हो गया था, 700, और बैंक का बैलेंस भी कितना था, 700। फिर कुछ दिन बाद मैंने दोबारा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की तो पता चला कि उसमें $100 और लिखे हुए हैं, और वो किस चीज़ के लिखे हैं, वो लिखे हुए हैं बैंक चार्जेस के। यानी बैंक ने मेरे अकाउंट से $100 डिडक्ट कर लिए बैंक चार्जेस के नाम पे, यानी कि एटीएम कार्ड के चार्जेस ले लिए, या चेकबुक के चार्जेस ले लिए, या एसएमएस सर्विस के चार्जेस ले लिए, किसी भी चीज़ के इनमें से वो चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए। अब जब बैंक ने डिडक्ट कर ली, क्योंकि बैंक वाला ये पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट करेगा, माइनस करेगा, तो अब बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक मेरा बैलेंस कितना शो हो रहा होगा, $600, जबकि मेरे मुताबिक मेरा बैलेंस अब भी कितना है, $700। इसका मतलब मेरी कैश बुक का बैलेंस अपडेट नहीं है। सर क्यों अपडेट नहीं किया, ये तो आपको पता होता है कि बैंक वाला चार्जेस लेता है। जब लेता है तो सर पहले से लिख देना चाहिए था। फिर वही रीज़न कि मेरे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं था, सही है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। अब स्टेटमेंट आ गई है, अब इसके बिहाफ पर मैं उसे अपने पास रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो आइए ज़रा रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ लिखना चाहिए वैसे ही बताइएगा। अभी सर ये $100 आपके अकाउंट से जा रहे हैं, बैंक ने डिडक्ट किए हैं, तो सर आपको इसे लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पर। तो आ गया जी, बिल्कुल। बैंक चार्जेस को मैंने अपनी कैश बुक को अपडेट करने के लिए मैंने इसे लिख दिया क्रेडिट साइड पर, $100 नाम दे दिया मैंने इसे बैंक चार्जेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मैंने आपको समझाया था, कैश बुक में भी पढ़ाया। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने बैंक से एक शॉर्ट पीरियड के लिए उधार लिया हुआ, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, जब आप बैंक से उधार लेते हैं तो जाहिर सी बात है बैंक वाला उस पर आपसे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट के बगैर तो बैंक का जीना मुमकिन नहीं है, तो बैंक वाला आपसे लेता है उस पर इंटरेस्ट। तो यही बात यहाँ पर की गई कि जैसे आप बैंक से उधार लेंगे, ओवरड्राफ्ट यानी कि उधार लेंगे, तो बैंक वाला उस पर आपसे ले लेता है इंटरेस्ट। जब बैंक वाला उस पर आपसे इंटरेस्ट लेता है तो वो आपके अकाउंट से चुपके से डिडक्ट कर लेता है। क्या बात है भाई। तो हमारा बैलेंस कितना हो गया था, 600, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी कितना हो गया था, 600। दोनों बैलेंस बराबर हो गए थे। अब दोबारा स्टेटमेंट डाउनलोड की तो पता चला कि बैंक ने $100 और डिडक्ट कर लिए हैं, किसके, इंटरेस्ट के नाम पर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। यानी हमने बैंक से उधार लिया था कभी, तो उसके बैंक ने हमसे $100 से वो डिडक्ट कर लिए। तो अब बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, $500, जबकि हमारे मुताबिक अब भी हमारा बैलेंस कितना होगा, $600। बैलेंस बराबर नहीं है, तो हमारी कैश बुक जो है वो अपडेट नहीं है। तो हमें अपनी कैश बुक को अपडेट कर देना चाहिए। आइए जी बिल्कुल अपडेट कर लेते हैं। $100 क्योंकि मेरे अकाउंट से जा रहे हैं, अगर मेरे पास से, मेरे बैंक से अगर $100 चले जाएँ तो मुझे कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, सर आपको अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, OD मीन्स ओवरड्राफ्ट, और $100 मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से अलग है। आपने बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करवाया और बैंक वाला उस पर आपको इंटरेस्ट दे रहा है, यानी सूद दे रहा है कि भाई ये ले जाओ, मेरी तरफ से क्या याद करोगे, सूद ले जाओ। तो बैंक अगर आपको डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। यहाँ पर बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट ले नहीं रहा, बल्कि बैंक वाला आपको इंटरेस्ट दे रहा है। वारे के नियारे हो जाएंगे। बहरहाल इंटरेस्ट लेना और देना ये तो एक हमारा मजहबी मामला है, उसको बाद में वो डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन फ़िलहाल किताबों के लिहाज से इसे डिस्कस करते हैं। अगर तो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक है जनाब।
तो बैंक हमें अब इंटरेस्ट दे रहा है। पिछली ट्रांजेक्शन को देखते हैं। हमारा बैलेंस था कैश बुक के मुताबिक $500 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी हो गया था $500। अब जब हमने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की तो बैंक ने हमें डिपॉजिट करवाने पे, यानी बैंक में जो हमारा पैसा रखा हुआ था, बैंक ने खुश होकर उस पर हमें इंटरेस्ट दिया है। अब जब बैंक वाला इंटरेस्ट हमें दे रहा है तो बैंक ने हमारे अकाउंट में वो $100 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इंटरेस्ट के पैसे भी $100, ठीक है। तो अब जब बैंक स्टेटमेंट उठाकर देखूंगा तो मेरे बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस लिखा हुआ होगा वो लिखा होगा $600। तो बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है कि सर आपके बैंक अकाउंट में $600 मौजूद है, जबकि मेरी कैश बुक में कितने हैं, $500 ही मौजूद है। मैंने ये $100 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं था, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए सर, अब इस $100 को आपको लिखना चाहिए क्योंकि आपकी कैश बुक अपडेट नहीं है, ठीक है। अब जब मैं ये $100 अपनी कैश बुक में अगर लिखना चाहूँ, ऐसी मेरा ख्याल आता है मेरे दिल में कि मुझे इसे लिख लेना चाहिए, तो कहाँ लिखूँ, क्योंकि ये पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। अगर सर पैसा बढ़ जाए तो हमें उसे अपनी कैश बुक की डेबिट यानी रिसिट साइड पर लिख देना चाहिए। तो इसे मैंने अपनी कैश बुक, सॉरी बैलेंस बराबर पहले कर दिया, तो मैंने उसे अपनी कैश बुक की रिसिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, यानी डेबिट साइड पर। पॉइंट नंबर 6, $100 इंटरेस्ट ऑन DE का मतलब है डिपॉजिट, जगह कम थी इसलिए मैंने मुख्तसर लिखा है, ठीक है जनाब। तो ये मेरे पास $100 आए हैं और बाकी सारे पैसा मेरे अकाउंट से गया, ठीक है भाई। क्रेडिट ट्रांसफ़र, क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, जब कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा देता है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्या मुराद है इससे, फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी कस्टमर को सामान बेचा और वो कस्टमर आपका बहुत दूर रहता है, ठीक है। अब कस्टमर के ऊपर कुछ पैसा उधार है, आपने कस्टमर से कहा कि भाई उधार दे दो। कस्टमर कह रहा नहीं भाई मैं आपके एरिया में नहीं आ सकता, आपके एरिया में ना कुत्ते बहुत है वो काट लेते हैं। चलो एक मिसाल, ये तो एक फ़नी सी मिसाल हो गई, सर आपका एरिया सेफ़ नहीं लगता मुझे, इतना सारा पैसा लाना जो है ना वो सेफ़ नहीं लगता मुझे, तो आपके एरिया में जो है वो डाकू वाकू बहुत हैं, कभी मोबाइल छिन जाता है, कभी पैसे छिन जाते हैं, मैं पैसा लेकर नहीं आ सकता। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, आजकल तो डिजिटल दौर है, पैसा लेकर आपना है, मैंने आपको अपना अकाउंट नंबर भेज दिया है। जब आपको आसानी हो, जब आपका दिल करे, रात को, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी वक्त जब आपका दिल करे पैसा आ जाए, आप इस अकाउंट में मेरे पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। कस्टमर ने बोला हाँ ये तरीका ठीक है। तो कस्टमर जब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा दे विदाउट इन्फॉर्मिंग, आपको बताए बिना, ये बताकर भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसे क्रेडिट क्यों कहते हैं ये आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ अभी। तो जब कस्टमर आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र। अब सिर्फ पिछली वाली एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं, तो मेरे मुताबिक मेरे बैंक में हो गए थे पीछे वाली ट्रांजेक्शन को मिलाकर $600 और बैंक स्टेटमेंट में भी कितने शो हो रहे थे, $600। अब एक कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा दिया, सपोज करते हैं $100 उसने डिपॉजिट करवा दिया। अब जब बैंक स्टेटमेंट आई तो देखा कि बैंक स्टेटमेंट में $100 लिखे हुए, कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करवा दिया। अब जब बैंक में पैसे लिखे हुए $100 और कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, $700 हो जाएगा। सर ये तो आप लिख सकते थे ना, क्योंकि कस्टमर ने आपको हो सकता है बता दिया कि भाई पैसा डिपॉजिट मैंने करवा दिया, तो आप लिख सकते थे, नहीं लिख सकता था। सपोज़ कीजिए कि जिस वक्त कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करवाया उस वक्त मैं घर पर था, जबकि कैश बुक मेरे ऑफिस में होती है, नहीं लिखा, भूल गया। या फिर जिस वक्त कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करवाया उस वक्त मैं ऑफिस में था, लेकिन मेरे पास कोई रिटन एविडेंस मौजूद नहीं है, यानी मेरे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। कस्टमर ने पैसा जमा करवा दिया ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं इसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब जब बैंक स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड की, हाँ जी अब मेरे पास सबूत मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, अब इसके बिहाफ पर मुझे अपनी कैश बुक में लिखना चाहिए। जिसने नहीं लिखा भाई वो लिख लेगा, बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक वाला ऑलरेडी लिख चुका है, सर हमने नहीं लिखा तो अब इसे लिखने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। अपनी कैश बुक को हम अपडेट कर लेते हैं। हमारी कैश बुक में अब भी कितना बैलेंस शो हो रहा है, अब भी हमारी कैश बुक में $600 ही शो हो रहा है, तो यानी हमारी कैश बुक में $100 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें अपनी कैश बुक में $100 लिख लेने चाहिए। कहाँ लिखने चाहिए सर, डेबिट साइड पर। जब ये क्रेडिट क्यों लिखा हुआ है, पैसा जब हमारे पास आ रहा है तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, तो डेबिट होना चाहिए, डेबिट ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांसफ़र क्यों लिखा हुआ है अभी समझाता हूँ, पहले लिख लूँ। तो ये मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर, डायरेक्ट अकाउंट में मेरे आ गए $100, क्रेडिट ट्रांसफ़र के नाम से लिखा। डेबिट क्यों किया, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा आया, पैसा आता है तो हम उसे डेबिट साइड पर लिखते हैं। बात समझ आ गई, लेकिन क्रेडिट क्यों लिखा है सर ये समझा दें प्लीज़, आई इनसे प्लीज़ समझा देना। भाई क्रेडिट ट्रांसफ़र लिखने की वजह ये है कि हमारे लिए बैंक में रखा हुआ पैसा एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट साइड पर लिखते हैं। लेकिन बैंक में रखा हुआ पैसा बैंक वाले के लिए क्या है, वो उसके लिए है लाइबिलिटी। यानी आपके बैंक में जो ये $600 या $700 रखे हुए हैं ना, ये बैंक के हिसाब से क्या है, बैंक वाला अगर सोचे तो भाई ये बैंक वाले पर जिम्मेदारी है
कि आपका पैसा बैंक की तरफ अमानत के तौर पर लिखा हुआ है। बैंक आपके पैसों का चौकीदार है, इन 700 पैसों का वो चौकीदार है, इनकी हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसकी जब उसकी जिम्मेदारी है, आप जब मांगेंगे सर मेरा पैसा मुझे वापस करो, अब बैंक वाला क्या करेगा, आपका पैसा वापस कर देगा। आप बैंक से पैसा निकालने जाए $700, बैंक वाला बोलेगा नहीं सर मैं तो आपको आज नहीं दूंगा, मैं 4 दिन बाद दूंगा। आप बोलेंगे पागल तो नहीं होगा भाई, मेरा पैसा है, मैं जब दिल करे निकालूं। तो ये पैसा बैंक का नहीं है, आपने बैंक को सिर्फ चौकीदारी करने के लिए दिया है। तो बैंक के लिए पैसा क्या है, लाइबिलिटी है। जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए पहले $600 थे तो बैंक की जिम्मेदारी कितनी थी, 600 की। अब $100 आपके अकाउंट में और आ गए तो अब बैंक की जिम्मेदारी कितनी हो गई, $700। तो बैंक की लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और हमने बचपन में एक बात पढ़ी थी कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो इसीलिए बैंक वाले ने ये जो $100 लिखे होंगे, ये बैंक वाले ने कहाँ पर लिखे होंगे, ये बैंक वाले ने लिखे होंगे क्रेडिट साइड पर। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको कहूँ कि जब आपके पास, आपकी बात करता हूँ यानी कैश बुक की, जब आपके पास पैसा बढ़ता है तो आप उसे लिखते हैं डेबिट साइड पर, और जब पैसा कम होता है तो आप उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। बैंक वाला उल्टा काम करता है, जब आपके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा तो बैंक वाला लिखेगा क्रेडिट साइड पर, और जब आपके अकाउंट से पैसा कम होगा तो बैंक वाला उसे लिखेगा डेबिट साइड पर। बस ये बात ध्यान में रखनी है आपका। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसऑनर चेक, ये डिसऑनर चेक क्या होता है भाई, आपने अपने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया, ठीक है सर ले लिया, चेक लेकर आपने उसे अपने बैंक में जमा करवाया, ठीक है सर जमा करवाया। अब बैंक वाला उस चेक को अपने पास रखता है और फिर वेरीफाई करता है कि जिसका चेक आपने जमा करवाया है क्या उस चेक में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किस किस्म की प्रॉब्लम, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या उस चेक में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बैंक वाला वो पैसा जो है वो आपके अकाउंट में शामिल कर देता है। लेकिन अगर उस चेक में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम निकल आती है, किसी भी किस्म की, ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ लिखी हैं, तो बैंक वाला वही चेक आपको रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। तो बैंक वाला जो चेक आपको पैसे दिए बिना, विदाउट पेइंग, बैंक वाला जो चेक आपको रिटर्न कर देता है तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर चेक। ठीक है, अब ये क्यों वापस करता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम इसकी पहले ट्रीटमेंट समझते हैं। हमारी कैश बुक का बैलेंस शो, पहले बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं। चलो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था कितना, $700। ठीक है, हमारा बैलेंस भी कितना था, $700। पिछले वाली ट्रांजैक्शन को देखते हुए हमने अपने कस्टमर से चेक रिसीव किया, बशीर भाई से, और बशीर भाई से चेक लेकर हमने उसे अपने बैंक में जमा करवा दिया। हमने उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कितना चेक था वो, $200 का। तो हमारे मुताबिक बैलेंस कितना हो जाएगा अभी, $900 हो जाएगा। ठीक है, बैंक वाले ने भी वो $200 वक्ती तौर पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बैंक के मुताबिक भी वो बैलेंस कितना हो गया, $900 हो गया। अब जब बैंक ने 2-3 दिन बाद उसे जब वेरीफाई किया तो पता चला, वो वेरीफाई कैसे होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बैंक ने जब वेरीफाई किया तो पता चला कि भाई बशीर भाई ने का जो चेक हमने जमा करवाया था बैंक में, तो बशीर भाई के अकाउंट में तो $200 है ही नहीं। तो क्या बैंक वाला बशीर के अकाउंट से मेरे अकाउंट में $200 ट्रांसफ़र करेगा, नहीं करेगा। तो बैंक ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आ जाओ चाय पीते हैं बैठ के। मैं चला गया बैंक के पास, बैंक ने चाय पिलाई मुझे, और बशीर भाई का चेक जो है वो मुझे वापस कर दे कि भाई ये चेक आप वापस ले जाएं क्योंकि बशीर भाई के अकाउंट में पैसा नहीं है। तो अब बैंक वाले ने क्या किया, अब बैंक वाले ने वही $200 मेरे अकाउंट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पहले प्लस किया था ये सोच करके बशीर भाई का पैसा आ जाएगा, लेकिन बशीर भाई जो है वो गद्दार आदमी निकले, तो वो पैसा मेरे अकाउंट से वापस माइनस कर दिया। यानी मेरे अकाउंट में अब भी कितने पैसे हैं, $700 ही हैं बैंक के मुताबिक। लेकिन मैं अपनी कैश बुक जब देख रहा हूँ तो मेरे मुताबिक $700 ये हैं, और $200 मैं इसमें क्या कर चुका हूँ, बशीर भाई के ऐड कर चुका हूँ। तो मेरे मुताबिक जो बैलेंस शो हो रहा है वो शो हो रहा है $900। ये बैलेंस मेरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये $200 अभी तक मेरे अकाउंट में आए नहीं, बल्कि अब तो आएंगे भी नहीं, क्योंकि चेक बैंक वाले ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो मुझे अपनी कैश बुक क्या करनी चाहिए, अपडेट करनी चाहिए। ये $200 मेरे पास ऐड हो चुके हैं, तो इसे मुझे अपनी कैश बुक से लेस करना चाहिए, यानी कि माइनस कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो अगर मैं अपनी कैश बुक से पैसा निकालता हूँ, माइनस करता हूँ, तो उसे कहाँ लिखूँगा, उसे मैं लिखूँगा क्रेडिट साइड पर। तो मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया, रिकॉर्ड कर दिया मैंने इसे $200 क्रेडिट साइड पर। नाम क्या दे दिया मैंने इसे, डिसऑनर चेक का मैंने इसे नाम दे दिया। ठीक है, अब जब इसका मैं टोटल करता हूँ तो डेबिट साइड का टोटल बनता है 1400, क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ तो ये बनता है पता नहीं शायद 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक बनता है 700। तो 1400 में से 700 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा बैलेंस CD कितना बचता है, 700, और बैलेंस BD भी कितना हो जाएगा, 700। वही बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो हो रहा है, तो मेरा और बैंक का बैलेंस क्या हो गया भाई, बराबर हो गया। ठीक है, यानी मैंने अपनी कैश बुक को अपडेट कर दिया। अब देखिए मंथ के स्टार्ट में मेरा बैलेंस कितना शो होता है, $1000, जो कि गलत बैलेंस था। जब मैं
कैश बुक को मैंने बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो चीज़ें लिखता चला गया जो कि मेरे पास नहीं लिखी हुई थी, सारी बातें मेरे पास नहीं लिखी हुई थी। जब इन 8 पॉइंट्स को मैंने अपने पास रिकॉर्ड किया तो अब मेरे मुताबिक जो बैलेंस बनता है वो बनता है $700। ये मेरी कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस है। ये जो पहले था ये अपडेटेड बैलेंस नहीं था, ये गलत बैलेंस था। अब चीज़ें लिखने के बाद जो करेक्ट बैलेंस है, आसान लफ्ज़ में करेक्ट बैलेंस कह दीजिए, तो मेरा करेक्ट बैलेंस है कितना, $700। सवाल ये पैदा होता है कि सर बैंक वाला चेक क्यों वापस कर रहा है। इसकी कुछ वजूहत है। पहला रीज़न है यहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक। मिसाल के तौर पर आपने 12 तारीख को चेक जमा करवाया, ठीक है, 12 तारीख को आप बैंक चले गए, लेकिन चेक के ऊपर डेट डली हुई 15 तारीख। 12 तारीख को आप बैंक में जाकर चेक जमा करवाते कि भाई ये चेक जमा कर लो, जबकि चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है 15 तारीख, सही है। तो आपने पोस्ट डेटेड, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, बाद की डेट का चेक आपने पहले जाके जमा करवाने की कोशिश कर दी। तो बैंक वाला क्या करेगा, सर आप नशे में है क्या, जल्दी आ गए आप, थोड़ा 3 दिन बाद आइएगा, 15 तारीख को आइएगा। तो बैंक वाले ने वो चेक आपको क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर चेक। एक वजह ये हो सकती है चेक वापस करने की। दूसरा रीज़न स्टेल चेक। आप 6 महीने बाद कोई चेक लेकर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी का चेक था, आप 1 जुलाई को या 1 अगस्त को आप वो चेक बैंक में लेकर जा रहे हैं, 6 महीने के बाद। चेक की एक लिमिट होती है, अगर 6 महीने बाद आप कोई चेक लेकर बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला वो चेक आपको रिटर्न कर देगा, यानी वापस कर देगा, भाई ये चेक वापस ले जाओ, ठीक है। तो बैंक वाले ने वो चेक आपको क्या कर दिया, वापस कर दिया। जो चेक बैंक वाला वापस कर दे उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनर चेक। तो एक वजह ये हो सकती है चेक वापस करने की। डिफरेंस इन सिग्नेचर। वो जो बशीर भाई का चेक था, बशीर भाई के चेक पे जो साइन हुए हुए हैं उस साइन में घपला है बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक, और चेक में जो साइन हुए हुए उन दोनों साइन में थोड़ा सा फ़र्क बैंक को नज़र आता है। अगर थोड़ा सा भी चेक में साइन में फ़र्क नज़र आएगा तो बैंक वाला वो चेक क्या कर देगा भाई, वापस कर देगा। तो एक वजह ये हो सकती है। डिफरेंस इन अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर। आपको चेक का मैंने स्पेसिमेन दिखा था, सोर्स डॉक्यूमेंट में देखिएगा, उसमें एक डब्बा होता है जिसमें हम ऐसे नंबर में अमाउंट लिखते हैं, और एक हिस्सा होता है जिसमें हम अंग्रेजी में लिखते हैं $700, SEVEN 7 HUND, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है और अंग्रेज़ी में अगर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है $700 और यहाँ पर 7000, एक ज़ीरो और बना हुआ है, तो अंग्रेज़ी में और नंबर में फ़र्क आ रहा है, तो भी बैंक वाला क्या करेगा, चेक वापस कर देगा। या फिर जो सबसे बड़ा डिफरेंस, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है आज के दौर में, वो होता है इनसफिशिएंट फंड। बशीर भाई का चेक कितने का था, $200 का, लेकिन जब बशीर भाई का अकाउंट खोलकर देखा तो बशीर भाई के अकाउंट में $200 है ही नहीं। सपोज़ कीजिए उनके अकाउंट में $100 हैं या $150 हैं या $180 हैं, लेकिन $200 नहीं, जिसकी बुनियाद पर बैंक वाला वो चेक आपको क्या कर देगा भाई, रिटर्न कर देगा, यानी वापस कर देगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं यहाँ जो मैंने रीज़न लिया है वो लिया है इनसफिशिएंट फंड, यानी बशीर भाई के अकाउंट में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से बैंक वाले ने वो चेक आपको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अगर किसी भी रीज़न से बैंक वाला चेक आपको वापस कर देता है तो चेक वापस होने को हम क्या नाम देते हैं, डिसऑनर चेक का नाम देते हैं। उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, वो ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। कॉजेज़ क्या होते हैं, वजूहत क्या होती है चेक वापस करने की, वो कुछ वजूहत मैंने यहाँ पर बताई। इसके अलावा और भी वजूहत हैं, वो इंशाल्लाह आपसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो जनाब ये था हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन में एक पोर्शन जिसमें आप अपने कैश बुक के बैलेंस को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो मेरी कैश बुक है वो बिल्कुल बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक अपडेट हो चुकी है, यानी वो तमाम बातें जो बैंक के रिकॉर्ड्स में लिखी हुई हैं अब वही तमाम बातें मेरे रिकॉर्ड में भी लिखी हुई हैं। अब मैं चेक करूंगा कि क्या अब मेरा और बैंक का बैलेंस बराबर होता है या नहीं होता। अगर अब हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अब भी नहीं होता तो फिर एक स्टेप और होता है। वो क्या होता है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।